हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। डेली जी के जीएस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे आपको देखने को मिलता है और 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। और जो आज का प्रैक्टिस सेट है 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि जी के जीएस प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और सुबह 7 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको हिंदी और जीके जीएस फुल डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का जो है आयोजन कहाँ किया है। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम जो है क्या है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। तो मत्स्य, ठीक है, मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 6000 भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। किसने? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, इन्होंने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है। तो गुजरात राज्य सरकार ने राज्य मछली जो है घोषित कर दिया है, वह है घोल मछली। कौन मछली है? तो घोल मछली है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो यहाँ पर जो है कौन आती हैं? तो सुधा मूर्ति आती हैं। ठीक, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह सुधा मूर्ति बनी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, ठीक है, एनसीआर में जो है शामिल है। तो एनसीआर में जो शामिल है वह शामली है। कौन सा है? तो शामली, सबसे जो पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का वह शामली है और यह एनसीआर में शामिल जिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। यदि हम बात करते हैं एनसीआर में कुल शामिल जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश के, तो 8 जिले शामिल हैं। कितने? 8 जिले शामिल हैं। वह कौन कौन से हैं? तो मेरठ है, ठीक है, मेरठ आपका जिला है। और उसके बाद जो है मुजफ्फरनगर, ठीक है, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, ठीक, हापुड़ और जो है शामली, यह सभी जो हैं 8 जिले एनसीआर से संबंधित हैं यानी कि एनसीआर में शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश से जो है एनसीआर में, ठीक, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो राजस्थान हो गया, ठीक है, एनसीआर से जो है उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिले से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उनमें राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा भी है और दिल्ली तो है ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट जो है वह 1948 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट को वर्ष 1948 में पारित किया गया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी यानी कि पीएसी बना दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित कर। यहाँ पर देखें तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो
यह स्थापना वर्ष पूछ रहा है तो 1926 में हुआ था। ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, तो 1963 में। ठीक। और भारतीय नाट्य अकादमी जो है इसकी भी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो भातखंडे संगीत संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी जो है यह भी कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी भी कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, तो कुल जो है 8 महाजनपद स्थित थे। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। जो 16 महाजनपद हैं उनमें से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी में, कब, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में से विभाजित था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद थे और इनका विवरण जो है यहाँ पर हम यदि आपको बताएं तो काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक। पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र या फिर जो है काम्पिल्य थी। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनारा या पावापुरी थी। और चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। ये कुल जो है 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को जो है शोक त्योहार के रूप में मनाती है, तो वह है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। यह जो है शोक दिवस के रूप में क्यों मनाती है, क्योंकि इस दिन ये अपने पूर्वजों को याद में उसका पुतला बनाकर पूजा अर्चना के जरिए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। थारू जनजाति के लोग जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में, कितने जिलों में, 5 जिलों में आते हैं। उनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करते हैं जो थारू जनजाति के लोग हैं। और यह जो है किरात वंश से, कौन से वंश से, तो किरात वंश से संबंध रखते हैं तथा कई उपजातियां भी विभाजित हैं थारू जनजाति में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है किस शहर में हुआ था, तो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पर, फर्रुखाबाद में हुआ था। और इनको जो है यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। किनको, महादेवी वर्मा को। कब दिया गया था, 1982 में दिया गया था। ठीक। तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखें। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। और जो महादेवी वर्मा जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 26 मार्च को हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो सांध्य गीत, क्षणदा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, ठीक, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, तो यहाँ पर जो है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर को या सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर यदि हम इसको पढ़ते हैं तो बोबिली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। जी बिल्कुल सही है। बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो यह भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से जो है कौन सी है। म्यांमार की जो मुद्रा है वह कौन सी है, तो उसको क्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यात बोलते हैं। और जो रियाल है सऊदी अरब की है। ठीक है। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा का नाम है। और यहाँ पर जो नायरा है ना, यह
नाइजीरिया की है, रियाल जो है ओमान की है स्पेशली, ठीक है, और जो क्रोन है ना यह नॉर्वे की मुद्रा है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है। प्लेइंग टू विन जो है आत्मकथा किसकी है, तो प्लेइंग टू विन यह आत्मकथा साइना नेहवाल की है। किसकी है, तो साइना नेहवाल की है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा की बात करें तो इनकी जो रचना है एज अंगेस्ट ऑड्स, ठीक है, एज अंगेस्ट ऑड्स जो है इनकी आत्मकथा है। और यहाँ पर जो है सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो इनकी जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है। तो जो पारंपरिक नृत्य है ना गोटी पुआ, इसका संबंध जो है वह उड़ीसा राज्य से है। किस राज्य से, उड़ीसा राज्य से। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान है यह गुलमर्ग में स्थित है। कहाँ पर, तो गुलमर्ग में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण जो संस्थान है उनमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो हवाओं का देश जो कहा जाता है डेनमार्क को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पवन से बिजली पैदा करने के लिए इस मामले में पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है, इसलिए इसको हवाओं का देश कहा जाता है। किसको, तो डेनमार्क को। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस आर्थिक व्यवस्था में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है, ठीक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है। तो जीएसटी की अधिकतम दर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अधिकतम दर जो है वह 28% है। सबसे पहले जो है जीएसटी को किस देश ने लागू किया था, तो फ्रांस देश ने लागू किया था जीएसटी को, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम जो दर है वह 28% है। और जीएसटी को जो है कब लाया गया, तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में अधिनियमित किया गया। किसको, जीएसटी को, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, तो वह जो है त्रिपुरा राज्य है। कौन सा, त्रिपुरा राज्य है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो त्रिपुरा है यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से बनाता है, जो त्रिपुरा राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से जो है कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो उसका नाम है अजंता। अजंता जो पर्वत श्रेणी है इसको यदि हम देखें तो महाराष्ट्र में पहुंच जाती है और यहीं पर अकेले विस्तृत है। अजंता जो है पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्कन के पठार के अंतर्गत सम्मिलित दक्कन ट्रैप पठारी क्षेत्र में आता है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ऐसा जो है बनाती है, ठीक। जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी, और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली ही है। यह भी आप याद रखें। सह्याद्री की बात करते हैं तो यह लगभग में 1600 किलोमीटर में फैली हुई जो है पर्वत श्रृंखला है जो सह्याद्री है, ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है, तो यदि हम बात करते हैं कहाँ से लेकर, तो गुजरात से लेकर जो है केरला तक यदि हम बात करते हैं तो ये जो किनारे के क्षेत्र है ना, किनारे के यानी कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं वह सभी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। और इनमें सबसे ऊंची जो चोटी है वह कार्डेमम पहाड़ी है। किसमें, सह्याद्री में। सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा जो है यह खासकर
भारत के मध्य में स्थित है, ऐजा मध्य प्रदेश में स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वह धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो वादे की भूमि के रूप में जो जाना जाता है वह मिंडानाओ को जाना जाता है। किसको? मिंडानाओ को। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। मिंडानाओ द्वीप जो है वह फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, और आशाजनक प्राकृतिक संसाधनों के कारण मिंडानाओ द्वीप को जो है अ लैंड ऑफ प्रोमिस यानी कि वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं पिग्मी कांगो बेसिन में, जी बिल्कुल सही है। अंगामी नागालैंड भारत में, यह भी सही है। ऐनू जापान में, यह भी सही है। लेकिन जो खिरगिज सूडान है ना, यह सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो खिरगिज हैं यह मध्य एशिया में है। कहाँ पर हैं? तो मध्य एशिया में खिरगिज जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर हुए थे जो पार्श्वनाथ थे? तो यह जो है 23वें तीर्थंकर हुए थे जो पार्श्वनाथ थे। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और 24वें कौन थे? तो 24वें जो है आपके महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें जैन तीर्थंकर बने थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? तो ऋषभदेव हुए थे। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन हुए थे? तो अजीतनाथ हुए थे। और 24वें जो है वह महावीर स्वामी हुए थे, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? किसमें? तो आगरा किले का जो मोती मस्जिद है ना, आगरा किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने? तो शाहजहां ने करवाया था, जिनके समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किनके? तो शाहजहां के। अकबर की बात करें तो अकबर के समय के जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के समय को जो है कला साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी बिंदु आप जरूर याद रखें। और यहाँ पर यदि बात करते हैं शाहजहां की, तो इन्होंने जो है बहुत सारी इमारतें, मस्जिद, स्थल निर्मित करवाए। आगरा में जो है स्थित जो प्रमुख इमारतें हैं, मोती मस्जिद, ताजमहल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, यूनेस्को में शामिल है, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, शीश महल, यह आगरा में स्थित है। दिल्ली में जो स्थित स्थल हैं, लाल किला, मोती महल, शाहजहानाबाद, दीवाने आम तथा दीवाने खास। ठीक है, ये लाल किले के भीतर में स्थित है दीवाने खास। ठीक है, यह भी किसने बनवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो किस घटना के बाद? तो जो चौरा चौरी की घटना हुई थी, ठीक है, कब? तो 4 से 5 फरवरी के बीच में, जो भी आपको यह डेट मिल जाए, तो 4 से 5 फरवरी 1922 के बीच में जो है घटना हुई थी, चौरा चौरी घटना, जिस पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और यह जो चौरी चौरा घटना थी 4 से 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी कहाँ पर? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई थी यह घटना। इस घटना में जो है एक पुलिस थाने को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए थे। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए तो यह असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। किसके द्वारा? तो जो है महात्मा गांधी। यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट, यह कब हुआ था? तो सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट जो है यह 8 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 को घटित हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है इस सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में। और यहाँ पर बात करें तो काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो काकोरी रेल कांड जो है वह 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो काकोरी
ट्रेन हादसा है कहाँ पर हुआ था? तो काकोरी स्थान लखनऊ में हुआ था। इसको किया किसने था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां ने किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से जो है एक थे? लाल बाल पाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाल बाल पाल में से जो है एक कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से जो है बाल गंगाधर तिलक और पाल से जो है बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो लाल बाल पाल हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी यानी कि गरम दल के नेता थे। किस दल के? गरम दल से संबंधित नेता थे जो लाल बाल पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? ठीक है, तो किस अधिनियम के साथ में? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यह जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है या भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसकी विशेषता की बात करते हैं तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन को लागू किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग है जो मूल अधिकारों से संबंधित है वह भाग 3 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। भाग 1 क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और भाग 4A में जो है किसको शामिल किया गया है? तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? ठीक, कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है 34 होती है। कितनी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या 34 होती है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? वह कौन सी संस्था है? तो जो नीति आयोग है ना, यह एक संविधानेतर संस्था है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यह जो नीति आयोग है, योजना आयोग का जो नाम है उसको बदलकर 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया, जो योजना आयोग पहले जाना जाता था। और इसमें जो नीति है NI, ठीक है, NITI यह नीति है। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से जो है कौन होता है? तो GST जो अध्यक्ष होते हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो GST को जो है 101वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा, ठीक है, 16 के द्वारा जो है इसको अधिनियमित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण साहब हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन लोकसभा के प्रोटेम यानी कि सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? ऐसा कौन होता है? तो वह जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। प्रोटेम यानी कि सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 72 नंबर कि मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वह 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक, और यह जो रक्त होता है, मानव रक्त होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए, और इसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। ठीक, रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कमी से ही जो है एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की गति को नापने के लिए। ठीक है, जल की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो है ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल की सतह पर तेल को मापने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, भूमिगत जल के दबाव को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो पोजोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पीजोमीटर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल रोग है, वह कौन सा है। तो बैक्टीरियल जो रोग है वह कुष्ठ रोग है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होने वाली बीमारी होती है जिसमें त्वचा सफ़ेद रंग की हो जाती है। इबोला एवं रेबीज वायरस जनित रोग बीमारियां हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली जो है बीमारी है जिसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 38वां प्रश्न है कि कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का एक प्रमुख घटक जो है वह मीथेन गैस है। कौन सी है। तो मीथेन गैस है यानी कि CH4 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। बायोगैस में मीथेन जो होती है 55 से लेकर 75 जो है प्रतिशत तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है 25 से 50, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसें जो हैं पाई जाती हैं इसमें बायोगैस में। तो यहाँ पर हमारा सेशन 8वां सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर डे शाम 5 बजे आपको GK GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।